हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे नाइकी और उसके फाउंडर फिल नाइट के बारे में। कैसे फिल ने सिर्फ $500 से आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी बनाई। कैसे एक आदमी का सपना इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड बना। तो अपन एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ईयर 1962 में फिल नाइट का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। एक बार की बात है जब वो अपने बिजनेस क्लास में थे और उन्होंने अपना एक पेपर पकड़ा और उस पर आइडिया लिखा। और एक्चुअली वो कोई आइडिया नहीं था, वो तो बस उनकी सोच थी कि जिस तरह जापानीज कैमरा ने ओवरटेक कर लिया है जर्मन कैमरास को अमेरिका के मार्केट में, तो हो सकता है कि जापानीज जूते भी अमेरिका में अपनी जगह बनाए और एडिडास और पूमा जैसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दे। और यही वो टाइम था जब उनके मन में शू कंपनी को लेकर जुनून सवार हो गया। वैसे तो जूतों से उनका गहरा संबंध रहा है, क्योंकि रनर्स के लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है जूतों का। और फिल उस टाइम अपने कॉलेज के एक बहुत अच्छे रनर हुआ करते थे। तो अब फिल ने डिसाइड कर लिया कि उनको जापानीज जूतों को अमेरिका के मार्केट में लाना है और सेल करना है। तो उसके लिए उन्हें जापानीज शू मेकर और बड़ी फैक्ट्री वालों से डील करनी होगी, नेगोशिएट करना होगा, जिसका उसे पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसी ईयर के एंड में वो एज अ टूरिस्ट डिफरेंट कंट्रीज को समझने, वहाँ का कल्चर को जानने के लिए निकल जाते हैं। और एंड में जापान की एक ब्यूटीफुल सी सिटी कोबी में पहुंच जाते हैं। और वहां पर उन्हें एक शानदार सा शू स्टोर दिखा जो ओनोत्सुका कंपनी का था। और वो जो शू सेल कर रहे थे उनमें से एक था टाइगर शू। उस टाइम के हिसाब से वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। उसी टाइम फिल ने डिसाइड किया कि वो जूता वो अमेरिका में सेल करेंगे। तो इसलिए उनने जैसे तैसे ओनोत्सुका कंपनी के फाउंडर से मीटिंग फिक्स की और खुद को अमेरिकन शू डिस्ट्रीब्यूटर बताया। और कंपनी के फाउंडर को इन्फ्लुएंस करने में वो सफल रहे। वही उनने कंपनी का नाम बताया ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, और उसी नाम से उन्हें ओनोत्सुका के टाइगर शू की डिस्ट्रीब्यूशन चालू करी अमेरिका में। इसमें जिस चीज़ ने उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प की वो था उनको कॉन्फिडेंस। ये सब डील होने के बाद वे अपने शहर ओरेगन वापस आ गए। फिर उनकी फर्स्ट शिपमेंट मिलने के लिए ही उन्हें कई महीनों का इंतजार करना पड़ा। और फाइनली 12 पेयर ऑफ टाइगर शू आ गए। और उसे फिल ने अपनी कार से जगह जगह जाकर सेल किया, स्पेशली उस जगह जहाँ रनिंग हो रही हो, जहाँ रनिंग ट्रैक हो। पर ये तरीका स्केलेबल तो बिल्कुल नहीं था। तो वे इन सारी चीज़ों को किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करना चाहते थे जिन्हें शू और इससे रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। और बिना किसी डाउट के उनके दिमाग में एक ही नाम था, बिल बावरमैन, जो उनके पुराने कोच थे यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में। और वे बहुत फेमस कोच थे अमेरिका में उस टाइम, क्योंकि बिल ने कई ओलंपिक एथलीट्स को भी ट्रेन किया था। और जब फिल ने अपना आइडिया, अपना सपना उनको बताया तो उनको वो इतना पसंद आया कि उनने पार्टनरशिप के लिए रिक्वेस्ट की। फिर दोनों ने मिलकर 300 पेयर्स ऑफ शू बुलाए और वो बिल के कनेक्शन के कारण इजिली सेल हो गए। ऐसे चलते चलते उन्होंने उस ईयर $8,000 के जूते सेल कर दिए। अब काम बड़ा होते जा रहा था, अब एम्प्लॉयज़ हायर करना ज़रूरी था। तो उन्होंने अपना फर्स्ट सेल्समैन हायर किया जिसका नाम था जेफ जॉनसन। और इसी तरह 1965 में उनका रेवेन्यू बढ़कर डबल से भी ज़्यादा हो गया, जो था $20,000 का। फिर बहुत जल्द उन्होंने अपना फर्स्ट स्टोर खोला सेंटा मोनिका में। और इस दौरान जब फिल बिजनेस साइड को हैंडल कर रहे थे तो बिल इनोवेशन सेगमेंट को संभाल रहे थे। ये उस टाइम की बात है जब जॉगिंग के बेनिफिट ये सब कॉन्सेप्ट फेमस नहीं हुआ करते थे। उस टाइम बिल बावरमैन ही वो व्यक्ति थे जो मेन रीज़न थे अमेरिका में जिन्होंने जॉगिंग का कॉन्सेप्ट लाया। तो सवाल उठना चाहिए कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल उस टाइम बहुत फेमस कोचेस में से एक हुआ करते थे। वो उस टाइम एक बुक लिख रहे थे जॉगिंग पे। पर फिल को पूरी उम्मीद थी कि ये बुक बिल्कुल नहीं चलने वाली, अमेरिकन्स को ये पसंद नहीं आएगा। पर जब उनकी बुक लॉन्च हुई तो 10 लाख से भी ज़्यादा कॉपी सेल हुई। और इस चीज़ से उनकी कंपनी को भी बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसके पहले तो सिर्फ रनर्स को ये शू बिक रहे थे। पर ये बुक आने के बाद जनरल पब्लिक भी इसे खरीदने लगी। और अब सीखने वाली बात पता क्या है, वो यहाँ रुके नहीं, इनोवेशन पे और ध्यान दिए। बिल ने जब भी कोई शिपमेंट आती ओनोत्सुका से तो वो कुछ पेयर्स को रख लेते और उनका ऑपरेशन करते, और क्या कमी है और क्या बेहतर कर सकते उसको लिख लेते थे और ओनोत्सुका को भेजा करते थे। 1968 में उनका एक शू बहुत फेमस हुआ जो कि लाइट वेट था, इफेक्टिव डिज़ाइन था, जो और कोई नहीं बिल का ही इनोवेशन का नतीजा था। और उस जूते को बिल ने कॉर्टेक्स नाम दिया। इवन वो इतना फेमस हो गया कि ओनोत्सुका से जैसे ही उनका जूते का शिपमेंट आता तो वो कुछ ही समय में सोल्ड आउट हो जाता था। पर फिर भी एक चीज़ उनके साथ बुरी हो रही थी, और वो क्या थी, वो थी कि इतना फास्ट सेल करने के बाद भी ओनोत्सुका उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बहुत लेट शिपमेंट करता था। असल में वो लोग जब जापान में अपने शू सेल कर लेते थे, वहाँ की डिमांड पूरी कर लेते थे, तो जो बचा रहता था वो उनको भेजा करते थे। तो यही कारण था डिले होने का। अब फिल और बिल दोनों ही समझ गए थे कि अगर उन्हें एक्सपांड करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें इससे ऊपर और इसके आगे का सोचना पड़ेगा। उनकी कंपनी इवॉल्व तभी कर पाएगी।
शिपमेंट के डिले से भी ज्यादा बुरा तो उन्हें तब लगा जब उनको पता चला कि ओनित्सुका उनके अलावा भी अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटर खोज रही थी। इसका मतलब ये था जैसे ही एग्रीमेंट का समय खत्म होगा ओनित्सुका उन्हें निकाल फेंकेगा और दूसरे किसी को अमेरिका के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बना देगा। इससे वो डर गए, अगर ऐसा हुआ तो वे रास्ते में आ जाएंगे। तब फिल ने सोचा कि कॉर्टेक्स जो इतना सेल हुआ था वो एक्चुअली था तो बिल का ही इनोवेशन, तो क्यों ना हम खुद का ब्रांड स्टार्ट करें, खुद के नाम से सेल करें। फिर फिल ने जापान में खुद जाकर लोकल फैक्ट्रीज और उनके ओनर से इस बारे में बात की। यहाँ जन्म होता है नाइकी का। और आपके मन में आया होगा नाइकी कितना पॉपुलर नेम है, कितना बड़ा ब्रांड है, ये नाम डिसाइड करने में कितना कुछ की होगी कंपनी ने। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिल ने जो फर्स्ट एम्प्लॉय रखा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जेफ जॉनसन, उनने ही नाम को सजेस्ट किया था। और स्टार्टिंग में तो फिल को ये नाम पसंद भी नहीं था, पर उन्हें जल्द से जल्द नाम भेजना था उस फैक्ट्री को जिससे उन्हें डील करके आया था। और वैसे आपको बता दूं कि नाइकी एक ग्रीक गॉडेस का नाम है जो विक्ट्री को दर्शाती है। फिल एक दिन अपने पास की यूनिवर्सिटी में गए थे जहां उनको उनकी फर्स्ट डिजाइनर मिली जिनने नाइकी का लोगो बनाया था $35 में। और इस बार फिल ने अपनी गलती नहीं दोहराई, किसी एक कंपनी या फैक्ट्री पे डिपेंड नहीं रहा, बल्कि इस बार उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बना लिया सब कॉन्ट्रैक्टर्स का जापान में। तो इससे उनको बहुत फायदा हुआ। प्रोडक्शन, कंट्रोल, शिपमेंट अब उनके हाथ में थी, जिससे वो बहुत अच्छे से स्केल कर पाए। 1989 में नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी बन गई, जिसमें बहुत बड़ा हाथ था उनके एथलीट्स का, जैसे माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, लेब्रॉन जेम्स एटसेट्रा। अब मैं आपको नाइकी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो आपको सरप्राइजिंग लगेंगे। नाइकी के अंडर में अभी करेंटली 44,000 प्लस एम्प्लॉयज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाइकी एवरेज में 25 स्नीकर सेल कर देता है हर सेकेंड। नाइकी ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं एनवायरनमेंट के लिए। उनमें से एक है कि वो ओल्ड शूज़ को रिसाइकल करके प्लेग्राउंड्स और स्पोर्ट्स ट्रैक्स बनाते हैं। आपको क्या लगता है फिल नाइट सिर्फ शू बिजनेस में है? नहीं, उनकी एक एनिमेशन कंपनी भी है जिसका नाम है लाइका, और ये इंस्पायर्ड है रशियन डॉग से, जो पहली डॉग थी स्पेस में जाने वाली। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमारी वीडियोस जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब किसी दूसरी वीडियो में।